चलो अब लिखो हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोडायनेमिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स क्या है? व्हेन फ्लूइड इज इन मोशन। कौन सी वाला चैप्टर? अच्छा चलो लिखो, पहले लिखो हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोडायनेमिक्स लिखो। फ्लूइड इज इन मोशन। अच्छा, इसमें अब दो, जो वाटर का फ्लो, जो फ्लूइड का फ्लो होता है, एक होता है स्ट्रीमलाइन और दूसरा होता है टर्बुलेंट। लिखो स्ट्रीमलाइन। देखो, स्ट्रीमलाइन फ्लो में होता है कि डिफरेंट पॉइंट पे स्पीड जो होता है वो फिक्स होता है। जैसे मान लो कि एक हम फ्लूइड के पाथ को ऐसे हमने दिखा दिया, ठीक है। जो भी फ्लूइड पार्टिकल है, सपोज करो कैसे पास हो रहा है। जैसे एक पॉइंट हमने ले लिया ए, इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया बी, और इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया सी, ठीक है। जैसे मान लो कि फ्लूइड पार्टिकल का, मान लो कि फ्लूइड ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसमें हमने 3 पार्टिकल कंसीडर किए, 3 पॉइंट कंसीडर किया, ए बी सी। मान लो कि यहाँ पे स्पीड है तुम्हारा वी ए, और वी ए इक्वल टू मान लो कि 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे स्पीड मान लो कि वी बी है, और वी बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। और यहाँ पे मान लो कि वी सी है, और वी सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ऐसे है, ठीक है। तो जो भी फ्लूइड, जैसे ए पॉइंट पे स्पीड क्या है? फिक्स है। जो भी फ्लूइड पार्टिकल ए पॉइंट ए से पास करेगा, उसका स्पीड क्या होगा? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जब वही सेम पार्टिकल अगर बी से पास करेगा फ्लूइड पार्टिकल, तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जब सी से पास करेगा तो ये क्या होगा? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि ए पे स्पीड फिक्स है। कोई भी फ्लूइड पार्टिकल जब ए से पास करेगा तो उसका स्पीड 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा, बी से पास करेगा तो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। स्पीड जैसे मान लो कि इस पॉइंट पे जो भी पार्टिकल पास करेगा पॉइंट ए से, उसका स्पीड क्या होगा? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। इसी को हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। चलो लिखो, देखो कितना लेट आई हो। अच्छा चलो जल्दी जल्दी लिखो, हाइड्रोडायनेमिक्स। अच्छा, जस्ट अभी 1 मिनट पहले मैंने शुरू किया। समझ में आया कि क्या चीज़ है? हाइड्रोडायनेमिक्स लिखो, हाइड्रोडायनेमिक्स में लिखो स्ट्रीम लाइन फ्लो। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो में क्या होता है? पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पीड क्या होता है? फिक्स होता है, ठीक है। पहले जल्दी लिखो हाइड्रोडायनेमिक्स। हाँ, ये फिगर बना लो, और बुकलेट का पेज नंबर खोल लो तुम लोग, 41। चलो पहले हाइड्रोडायनेमिक्स लिखो। और हाइड्रोडायनेमिक्स का मीनिंग क्या हुआ? फ्लूइड इज इन मोशन, ठीक है। यानी कि फ्लूइड जब मोशन में हो तो उसको हाइड्रोडायनेमिक्स बोलते हैं। और उसमें एक होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो और दूसरा होता है टर्बुलेंट फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या हो? जैसे मान लो कि हमने एक पाथ बनाया कि फ्लूइड पार्टिकल ऐसे फ्लो हो रहा है इस पाथ के थ्रू। इसमें हमने 3 पॉइंट लिया ए बी सी। तो ए पे वेलोसिटी मान लो कि 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो किसी भी टाइम पे कोई भी फ्लूइड पार्टिकल जब ए से पास करेगा तो उसका स्पीड क्या होगा? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
यानी कि ए पॉइंट पे स्पीड टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा। यहाँ पे सभी पॉइंट पे स्पीड क्या होगा, फिक्स होगा, वो टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा, तो उसको हम स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलेंगे। जैसे एग्जांपल क्या है, जैसे एग्जांपल एक मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पे एकदम बिल्कुल पैक्ड है, एसी को भी हमने सपोज करो कि बंद कर दिया और एक अगरबत्ती जला दिया, उसका स्मोक देखो कैसे होता है, उसका स्मोक एकदम कंटिन्यूअस ऐसे जाएगा, तो क्या हो गया, स्ट्रीमलाइन फ्लो हो गया। या अभी देखो अभी सीजन में रिवर का फ्लो देखो, एकदम स्टीडी फ्लो होता है, एकदम कुछ ऐसे फ्लो होता है, वो क्या हो गया, स्ट्रीमलाइन फ्लो हो गया। अच्छा, टर्बुलेंट क्या है, मान लो कि हमने फैन को पूरा स्पीड से कर दिया और एक अगरबत्ती जला दो, उसके स्मोक को देखो कैसे होगा, जिग जाग होगा, तो क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट हो गया। या रेनी सीजन में रिवर का फ्लो देखो, उसका स्पीड देखो कैसे होता है, तो वो क्या होता है, टर्बुलेंट हो गया। यानी कि जैसे टर्बुलेंट में होता है कि जैसे ए पॉइंट पे स्पीड टाइम के साथ रेंडमली वेरी करेगा, कभी 1 सेंटीमीटर, कभी 2 सेंटीमीटर, कभी 0.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे टाइम के साथ स्पीड सभी पॉइंट पे टाइम के साथ स्पीड क्या होगा, चेंज करेगा, जिग जाग पाथ में चेंज करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे। ठीक है, तो स्टीडी फ्लो समझ गए, तो चलो लिखो, स्टीडी फ्लो लिख के इस फिगर को बना लो। लिखो, when a liquid flows, बुकलेट बंद करो, जो मैं लिखा रहा हूँ वो लिखो, कॉपी पे लिखो, बुकलेट बंद करो, लिखो स्ट्रीमलाइन फ्लो लिखो, उसके बाद में लिखो when a fluid flows such that each particle of the liquid passing a given point moves along same path and has same velocity as its previous, comma, the flow is called a streamline, same velocity as its previous, comma, the flow is called a streamline or STD, स्ट्रीमलाइन और STD फ्लो भी बोलते हैं, STD फ्लो बोलते हैं। ठीक है, इसमें सभी पॉइंट पे स्पीड क्या होता है, फिक्स होता है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे स्पीड है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड और इसका डायरेक्शन ऐसे है, तो जो भी फ्लूइड पार्टिकल, जो भी लिक्विड पार्टिकल ए से पास होगा, उसका स्पीड 2 सेंटीमीटर पर सेकंड होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, इसके अलोंग होगा, यानी कि वेलोसिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, और उसमें डायग्राम मैंने बनाया हुआ है और लिखा हुआ कंसीडर, एक बार मैं रीड करके बता रहा हूँ, इसको लिखना नहीं है। कंसीडर ए फ्लो ऑफ लिक्विड along the path ABC, where ABC are the points inside the liquid. If every successive particle passes through point A with constant velocity VA directed along the tangent at A, then through B with constant velocity VB directed along the tangent at B, and through C with constant velocity VC, फ्लो इज सेट टू बी स्टेडी और स्ट्रीमलाइन, ही जो मैं समझाया वही मैं लिखाया हूँ। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट लिखो टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो, अच्छा, इसमें एक होता है क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, एक होता है क्रिटिकल वेलोसिटी, पहले लिख लो, टर्बुलेंट फ्लो से पहले लिख लो क्रिटिकल वेलोसिटी। तो कैसे हमको पता चलेगा कि ये फ्लो है क्रिटिकल, ये फ्लो जो है स्टीडी है या टर्बुलेंट है, तो वो स्पीड पे डिपेंड करता है। ठीक है, स्पीड जैसे मान लो कि एक क्रिटिकल स्पीड मान लो कि v इक्वल टू हमने लिख दिया 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक क्रिटिकल स्पीड हो गया 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर फ्लो 5 के नीचे होगा तो STD और स्ट्रीमलाइन, और उसके ऊपर होगा तो टर्बुलेंट फ्लो,
उसके ऊपर होगा तो टर्बुलेंट फ्लो। तो क्रिटिकल वेलोसिटी समझ में आया कि क्या चीज़ है? मिनिमम वेलोसिटी अप टू विच द फ्लो इज स्टीडी और स्ट्रीमलाइन, अबोव विच द फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट। तो लिखो द वेलोसिटी अप टू विच द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन और स्टीडी, स्ट्रीमलाइन और स्टीडी and above which the flow becomes turbulent। तो कोई फ्लो स्टीडी है या स्ट्रीमलाइन है, उसको हम कैसे डिसाइड करते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी से। अगर वेलोसिटी सपोज करो कि क्रिटिकल वेलोसिटी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो अगर फ्लूइड लिक्विड का फ्लो अगर 5 से कम होगा तो हम क्या करेंगे? स्टीडी और स्ट्रीमलाइन, और 5 से अबव होगा तो टर्बुलेंट। 5 होगा तब में भी स्टीडी, में भी टर्बुलेंट। ठीक है, उसके बाद में लिखो टर्बुलेंट फ्लो। उसके बाद में लिखो टर्बुलेंट फ्लो। सभी पॉइंट पे वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज करेगा। जैसे हमने ए बताया, अभी हमने ए बताया था, तो ए पॉइंट पे वेलोसिटी फिक्स है। कोई भी पार्टिकल ए से पास होगा तो हमने एक एग्जांपल दिया था, उसका स्पीड क्या होगा? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और उसका डायरेक्शन हमने क्या बताया था? टेंजेंट के अलोंग बताया था। जैसे बी पॉइंट पे फिक्स था, वो टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा। लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है? जैसे ए, अभी जो ए पॉइंट पे 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, 2 सेकेंड के बाद में 3 हो जाएगा, 3 सेकेंड के बाद में 1 हो जाएगा, 5 सेकेंड के बाद में 0.5 हो जाएगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो लिखो when the liquid velocity exceed a certain limiting value, when the liquid velocity exceed the critical velocity, exceeds the critical velocity, comma the liquid flow becomes zigzag। The liquid flow becomes zigzag, Z-I-G-Z-A-J। The path and velocity of the liquid, changes continuously। समझ में आया क्या है? जस्ट उसका अपोजिट है। इसमें वेलोसिटी और उसका पाथ क्या होगा? कंटिन्यूअसली चेंज होगा। ठीक है, और इसमें ऐसे बना दो, देखो इसमें बुकलेट में देखो पेज नंबर 42 पे बना हुआ है। ठीक है, देख ली, देखो ए हाँ ये बोला, देख लो, बना लो। बना लो, जैसे रेंडम बना लो इसे। ऐसे उतना करने की जरूरत नहीं है, इसमें ऐसे बना लो, ऐसे कुछ बना लो, ऐसे। चलो बस ठीक है, बस उसी तरह से बना लो। उसके बाद में नेक्स्ट लिखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। नेक्स्ट लिखना है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। चलो रहने दो, छोड़ो उसको, लिखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अच्छा एक बात बताओ, सब लिख लिए? जैसे मान लो कि 100 मीटर का पाइप हमने लिया, 100 मीटर का क्या लिया? पाइप लिया,
और उसके वन एंड को हमने क्या किया, एक नल से कनेक्ट कर दिया। तो जिस इंस्टेंट पे हम नल खोलेंगे, क्या उसी इंस्टेंट पे दूसरे वाले एंड से पानी निकलना शुरू हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्यों टाइम लगेगा? पानी को ट्रेवल करने में टाइम लगेगा। क्यों? बताओ, तुम रीजन बताओ। 100 मीटर का हमने पाइप लिया, उसके वन एंड को हमने क्या किया, नल से कनेक्ट कर दिया, और दूसरे एंड को मतलब यहीं पे रख दिया, कहीं रख दिया। तो जिस इंस्टेंट पे हमने नल को खोला, उसी इंस्टेंट पे दूसरे एंड से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। बताओ क्यों टाइम लगेगा? 100 मीटर जाने में। ठीक है। अच्छा, पानी अभी तो पाइप तो खाली है, तो पाइप पहले पूरा पानी भरेगा, उसके बाद में पानी क्या होगा, बाहर होगा। ठीक है। जब पूरा पानी फिल हो जाएगा, सॉरी पूरा मतलब पाइप फिल हो जाएगा, तो जिस उसके बाद में जितना पानी नल से इन होगा, उतना ही पानी उससे क्या होगा, आउट होगा। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एसटीडी स्टेट। एसटीडी स्टेट क्या होता है, जितना फ्लूइड इन होगा उतना ही उससे आउट होगा। ठीक है। तो बस यही चीज़ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हम यूज करेंगे। ठीक है। तो इसमें फिगर देखो, एक पाइप लिया हुआ है, इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है। जैसे पाइप ऐसे बना दो, या पाइप तुम ऐसे बना सकते हो। ऐसे बना सकते हैं पाइप। ठीक है। अच्छा, इसमें मान लो कि पूरा एक स्टेडी स्टेट रीच हो गया है, यानी कि पूरा इसमें लिक्विड क्या हो गया, भर गया है। ठीक है। तो अब जितना वाटर यहाँ से इन करेगा, उतना ही वाटर वहाँ से क्या होगा, आउट होगा। जैसे मान लो कि इस सेक्शन को लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ए लेते हैं, इस सेक्शन को लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी मान लो कि v1 है, और यहाँ पे वेलोसिटी मान लो कि v2 है, और ये t=0 पे, t=0 पे मान लो कि एक सेक्शन यहाँ पे ले लेते हैं, एक सेक्शन यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ए वाला सेक्शन आगे कितना जाएगा डेल्टा टी टाइम में, कितना? हाँ, तो ए मान लो ए t=डेल्टा टी पे यहाँ पे आ जाएगा, और ए डिस्टेंस कितना होगा, v1 इंटू डेल्टा टी। यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, तो ए डेल्टा टी में कितना डिस्टेंस आगे जाएगा, v2 इंटू डेल्टा टी। कैसे? वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। वही हमने किया। ठीक है। तो जितना फ्लूइड यहाँ पे इन किया डेल्टा टी टाइम में, उतना ही फ्लूइड यहाँ पे क्या हुआ, आउट हुआ। ये तो यहाँ पे t इक्वल टू है तुम्हारा डेल्टा टी। इसका मास मान लो कि m1 है, इसका मास मान लो कि m2 है, तो m1 m2 दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। जितना मास यहाँ पे इन किया डेल्टा टी टाइम में, उतना ही यहाँ पे क्या होगा, आउट होगा। अच्छा, तो इसमें तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लो कि A1 है, और यहाँ पे इस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है। अच्छा, तो एक पाइप क्या है, किस शेप का है, सिलेंडर शेप का है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पे हम m1 मास, पहले डेंसिटी लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे वाटर का डेंसिटी तो सेम है। तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास तो m1 हमने लिया, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 v1 इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो m1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो A1 v1 डेल्टा टी। सिमिलरली यहाँ भी हम कर देंगे, रो इक्वल टू कितना हो जाएगा, m2 अपॉन A2 v2 इंटू डेल्टा टी। तो m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो
A2V2 डेल्टा टी, और बाई कंजर्वेशन ऑफ मास M1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, M2 हो जाएगा। बाई, अब लिखेंगे यहाँ पे बाई कंजर्वेशन ऑफ मास, बाई कंजर्वेशन ऑफ मास M1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, M2 हो जाएगा। जितना मास वाटर हमने कब लिया, एसटीडी स्टेट, एसटीडी स्टेट का मतलब क्या होगा, पाइप में पूरा पानी भर गया है, तो नल से जितना पानी इन होगा पर सेकेंड उतना ही दूसरे एंड से क्या होगा, आउट होगा, उस स्टेट की बात करते हैं, ठीक है। तो M1 इसमें हम लिख सकते हैं रो A1 V1 डेल्टा टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो A2 V2 डेल्टा टी, तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या होगा, A1 V1 A2 V2, यही हो जाएगा इक्वेशन इस, यानी कि दैट मीन्स ए भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा, और जहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगा। अच्छा, ये भी जानते हो कि जैसे पौधा में पानी डालना होता है तो उसके हम पाइप के क्या करते हैं, उसके ऐसे कर देते हैं, क्यों, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाए तो वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगा। और चलो यही है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अगर इसमें कोई चीज़ को डाउट्स हो तो पूछो, डेरिवेशन नहीं आएगी, लेकिन A1 V1 में बार बार यूज करूंगा। हाँ, और हम क्या पढ़ रहे हैं, आइडियल फ्लूइड पढ़ रहे हैं। आइडियल फ्लूइड क्या होता है, जिसमें विस्कोसिटी को हमने कंसीडर नहीं किया, हमने ये एज्यूम किया कि इसका डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। क्या, आगे मैं बताऊंगा विस्कोसिटी क्या होता है, और हमने ये एज्यूम किया कि इसका डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ से लिख लो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जानते हो जितना मास इन होगा उतना ही मास क्या होगा, आउट होगा। बस ये फॉर्मूला याद रखना है, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, और इसके बाद में मैं बर्नौलिस इक्वेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। ये अभी यूटी होगा तो अभी भी आएगा, और फाइनल में तो 100% आएगा, ये समझ लो। देखो मैं समझाता हूँ, जैसे मान लो कि इसको और इसको एक सेक्शन लिया, ठीक है, मान लो कि तो यहाँ पे वेलोसिटी V1 है, तो डेल्टा टी टाइम में ये वाला सेक्शन यहाँ चला जाएगा, और यहाँ वेलोसिटी V2 है तो V2 इंटू डेल्टा टी यहाँ पे आ जाएगा। तो जितना वाटर इन करेगा उतना ही वाटर क्या होगा, आउट होगा। तो इसका वही हमने किया कि इसका डेंसिटी ले लिया रो, तो मास अपॉन वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 लेंथ कितना है, V1 डेल्टा टी, और वहाँ वही किया, और बाई कंजर्वेशन ऑफ क्या, पाइप का, हाँ एकदम एसटीडी स्टेट की बात करते हैं। एसटीडी स्टेट तब होता है, अभी हमने क्यों बताया कि जैसे ही इन करते हैं वैसे ही उधर से तो पानी नहीं निकलना शुरू हो जाएगा, उसमें पूरा पानी पहले भरेगा, उसके बाद में जितना इन होगा उतना ही आउट होगा। हमने लिखा है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, यही यहाँ पर लिखाया हूँ मैं। अच्छा चलो ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास हाँ ले लो, देखो पेन नहीं लाए हो, पेन देख लो चल रहा है, तो दोनों तो अभी रेड ही हैं, यानी तो ब्लू तो वहाँ से लाना पड़ेगा, आगे से लिखो रेड से, ठीक है। तो ये तुम चाहो तो ऐसे भी फिगर बना सकते हो जो बुकलेट में गिवन है, ऐसे भी या ऐसे भी बना सकते हो। अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है जो बताओ,
तुम्हें बताओ वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो जो करा दिया गया वर्क एनर्जी का तो रिवीजन हमने कराया ही था। मेरे को वर्क एनर्जी का करना है, ग्रेविटेशन आ रहा है और सॉलिड्स आ रहा है, ये तीन चैप्टर आ रहे हैं और इसका ना बस ऊपर ऊपर समझा देना मेरे को और मेरे को एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा देना जो आ सकते हैं। तुम कॉपी में जितने क्वेश्चन कराए गए हैं उसको करो, ठीक है। स्कूल वाले वहीं पूछेंगे, उसमें डाउट्स होता है तो पूछ लो आके पहले। आज कॉपी लेके आई हूँ। तो पहले क्यों नहीं आई? आप पहले चलो नोट करो, पहले नोट करो इसको। उसके बाद में नेक्स्ट लिखो बर्नौलिस प्रिंसिपल। हो गया, कर लिया? ये मैं हटा रहा हूँ। बर्नौलिस इक्वेशन और बर्नौलिस प्रिंसिपल। चलो लिखो बर्नौलिस इक्वेशन और बर्नौलिस प्रिंसिपल। लिखो इट स्टेट्स दैट the sum of pressure energy SUM, the sum of pressure energy comma kinetic energy, the sum of pressure energy comma kinetic energy and potential energy per unit volume of non compressible non viscous fluid, नॉन कंप्रेसिबल यानी कि उसका डेंसिटी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। नॉन विस्कस यानी कि उसमें विस्कस फोर्स नहीं लगना चाहिए। इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी कोमा काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ नॉन कंप्रेसिबल नॉन विस्कस नॉन विस्कस फ्लूइड इन स्ट्रीमलाइन फ्लो रिमेन्स कांस्टेंट। तो अभी हम जो ड्राइव करेंगे किसके लिए है? नॉन कंप्रेसिबल यानी कि उसका डेंसिटी क्या है? कांस्टेंट रहेगा। नॉन विस्कस, उसमें विस्कस फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। क्या? अच्छा, सब अभी मैं लास्ट में जब करूंगा तो बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें भी फिगर गिवन है, यहाँ पे देखो। चाहो तो वो इससे बना सकते हो, चाहो तो ऐसे बना सकते हो। जैसे t इक्वल टू 0 पे मान लो कि एक सेक्शन है और ये भी क्या है, t इक्वल टू 0 पे।
यहाँ पे है, मान लो कि कोई सेक्शन हम पूरा सेक्शन कंसिडर किए, तो डेल्टा टी में जितना ये वाटर इन करेगा, यानी कि जितना मास इन करेगा उतना ही यहाँ पे क्या होगा, आउट होगा। तो ये मान लो ए टी इक्वल टू डेल्टा टी है, और ये डिस्टेंस कितना होगा, v1 इंटू डेल्टा टी, और इसका ए वाला हाइट ये मान लो कि h1 है, यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया a1 है, ठीक है। जैसे अब इसका मान लो कि ये हाइट, इसका सेंटर से हाइट ये मान लो कि h2 है, ये क्या है, ग्राउंड लेवल से, ठीक है, h2 है। यहाँ पे वेलोसिटी मान लो कि v2 है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया a2 है, और ये है तुम्हारा t इक्वल टू 0 पे, और t इक्वल टू डेल्टा टी पे ये यहाँ पे आ जाता है, और ये डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा v2 इंटू डेल्टा टी। और एक और चीज़, यहाँ पे प्रेशर मान लो कि P1 है, और यहाँ पे प्रेशर मान लो कि P2 है, ठीक है। पहले ये बना लो, ये तो समझ गया कि प्रेशर वेरी करता है। अच्छा, कौन सा प्रेशर ज़्यादा होगा, P1 या P2? P2 ज़्यादा होगा। तो अगर उधर से ज़्यादा फोर्स लगेगा, ये ऐसे फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो ये वाला प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मास मान लो कि m1 ले लेते हैं, और इसका मास m2 ले लेते हैं, और m1 m2 दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। और m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू हो जाएगा a1 v1 डेल्टा टी, अभी मैं बताया था, रो a1 v1 डेल्टा टी इक्वल टू रो a2 v2 डेल्टा टी। ठीक है। अच्छा, तो अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। तो इसमें क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाई प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा ये इसमें क्या होगा, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और वर्क डन बाई प्रेशर होगा इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और कौन कौन सा फोर्स लगेगा इसमें, एक तो नॉर्मल फोर्स लगेगा, तो वर्क डन बाई नॉर्मल फोर्स तो जीरो होगा, क्योंकि नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। अच्छा, फ्लूइड ऐसे जा रहा है, तो वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, निगेटिव होगा। अच्छा, उसके बाद में वर्क डन बाई प्रेशर P1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। अच्छा, फोर्स और फोर्स में क्या होता है रिलेशन, फोर्स और प्रेशर में, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया। तो P1 इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, F1 अपॉन में A1, तो F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, P1 इंटू A1। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अच्छा चलो तो ठीक है, तो पहले चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो इसमें लिख सकते हैं हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर। इसमें तो कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। इसका मास हमने क्या लिया, m1 लिया, इसका मास हमने क्या लिया, m2 लिया, और m1 m2 दोनों क्या हैं, इक्वल है। तो इसमें हम लिख सकते हैं हाफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर
क्यों? क्योंकि m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू हमने m लेट कर लिया, ठीक है। अच्छा, कोई डाउट से तो पूछो। अभी हमने बताया था m1 m2 दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। अच्छा ये बताओ, तुम लोग ये बता दो कि जैसे मान लो कि ए अर्थ सरफेस से h1 हाइट पे है, ये अर्थ सरफेस से h1 हाइट पे है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? mg h1। अच्छा, अब इसको हम अर्थ सरफेस से h2 हाइट पे ले गए, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? mg h2 माइनस mg h1, ठीक है। तो हम लिख देते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा, वर्क डन बाय प्रेशर, देखो यहाँ पे प्रेशर है P1, तो ये फोर्स कितना लगाएगा? P1 इंटू A1 इस डायरेक्शन में लगाएगा फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? V1 इंटू डेल्टा टी। तो वर्क डन बाई P1, समझ रहे हो कि मैं क्या बता रहा हूँ? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? P1 इंटू A1, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ से हुआ? यहाँ से यहाँ हुआ, तो ये डिस्टेंस कितना है? V1 इंटू डेल्टा टी। तो वर्क डन बाई P1 A1 V1 इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, और वर्क डन बाई P2 कितना हो जाएगा? पॉजिटिव निगेटिव के साथ बताना। P2 यहाँ पे प्रेशर है, मान लो कि एक मिनट रुको, यहाँ पे प्रेशर है P2, तो ये तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा। अब उसी दिन मैंने बताया था कि जो क्या बोलते हैं, जो फोर्स होते हैं, जो क्या बोलते हैं, फ्लूइड जो होता है वो नॉर्मल फोर्स लगाता है, तो ये तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा। अच्छा सुनो, जैसे यहाँ पे प्रेशर P1 है, ठीक है, और यहाँ पे प्रेशर P2 है। अभी जैसे T इक्वल टू 0 पे हमने सेक्शन लिया इसको और इसको लिया, यहाँ पे प्रेशर P1 है, फ्लूइड ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ए प्रेशर कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा, और ए प्रेशर कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा। सुनो सुनो सुनो, हमने सिर्फ इस सेक्शन की बात कर रहा हूँ, पहले इस सेक्शन की बात करो, इस सेक्शन की बात करो, यही सेक्शन तो आगे मूव कर रहा है, तो ए यहाँ पे प्रेशर P2 है, तो किस डायरेक्शन में लगाएगा? इस पे उल्टा लगाएगा, पीछे लगाएगा। जैसे हम इस सेक्शन की बात करते हैं, ऐसे सेक्शन की बात करते हैं, जैसे इसको और इसकी सेक्शन की बात करते हैं, ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा? ऐसे लगाएगा, और ये फोर्स क्या लगेगा? इस डायरेक्शन में लगाएगा, ठीक है। तो वर्क डन बाई P1 कितना हो जाएगा? ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, पहले क्लियर कर लो तुम लोग। कौन निगेटिव नहीं होगा? क्योंकि फोर्स ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे लग हो रहा है। यहाँ पे T इक्वल टू, जैसे T इक्वल टू 0 पे ये सेक्शन है, T इक्वल टू डेल्टा टी पे ये सेक्शन हुआ, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। यहाँ पे देखो, ये प्रेशर P2 जो है इस डायरेक्शन में लगा रहा है। अब यहाँ पे मैं जगह तो नहीं है कि मैं बताऊं, जगह तो नहीं है, मैं बना दिया यहाँ पे P1 इंटू A1, ठीक है, और यहाँ पे तो स्पेस है नहीं कि मैं बनाऊं, ऐसे बना दिया, और इसको लिख दिया P2 इंटू A2। अब बताओ, इसमें तो फोर्स ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, तो वर्क डन बाई P2 क्या होगा? और वर्क डन बाई P1 पॉजिटिव, तो वर्क डन बाई P1 कितना हो जाएगा? P1 A1 V1 डेल्टा टी माइनस P2 V2 डेल्टा टी। बताओ यस और नो। तो इसीलिए इसको अच्छी तरह से क्लियर कर लेना, ये तुम्हारे फाइनल के पेपर में 100% रहेगा।
यूटी हुआ था तो तुम्हारे पेपर में आया था ये? अभी होना है। होना है। सर बताए हैं कि आएगा ये? बोला था नॉलेज इम्पोर्टेंट है। हाँ तो इम्पोर्टेंट है, जैसे कुछ क्वेश्चन तो एकदम इम्पोर्टेंट है, जैसे बर्नौली इक्वेशन इस चैप्टर में, थर्मोडाइनमिक्स में वर्क डन बाई एडियाबेटिक या आइसोथर्मल दोनों में से एक, फिर ओसिलेशन में सिंपल पेंडुलम एकदम 100% आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वर्क एनर्जी लिख दो, बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिख लो, वर्क डन बाई प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इक्वल्स टू लिखो बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो इसमें जो इसे एनसीईआरटी में किया हुआ है और एसएल में किया है, मैं उसी के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ। ठीक है, एचसी वर्मा में कैसे किया हुआ है वो भी देख लो, उसमें निकाला हुआ है वर्क डन बाई प्रेशर, वर्क डन बाई ग्रेविटेशन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अभी वैसे भी मैं करके बता दूंगा, वर्क डन बाई प्रेशर तो इतना होगा ही, और वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, इतना निगेटिव हो जाएगा, ऊपर जा रहा है, हो जाएगा ना, तो इतना निगेटिव हो जाएगा, तो दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस, समझ, फॉर्मूला है वर्क डन बाय प्रेशर इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अब यहीं पे लिखता हूँ बाई कंजर्वेशन ऑफ वर्क डन बाई प्रेशर इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो जाएगा P1 A1 V1 डेल्टा टी माइनस P2 A2 V2 डेल्टा टी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस m g H2 माइनस H1। इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, वन जहाँ पे वन है उसको एक साइड करेंगे, जहाँ पे टू है उसको एक साइड कर देंगे। तो देखो यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर V1 स्क्वायर निगेटिव है, तो इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस हाफ एम V1 स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर ले आएंगे तो हाफ एम V1 को पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे माइनस MgH1 है, तो इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यही करेंगे, हाँ V1 स्क्वायर है। ठीक है, तो एक स्टेप ऐसे ब्रैकेट खोल के करूँ या कर दूँ डायरेक्ट ऐसे, तो चलो ऐसे कर देते हैं, तो P1 A1 V1 डेल्टा टी माइनस P2 A2 V2 डेल्टा टी इक्वल टू हाफ m V2 स्क्वायर माइनस हाफ m V1 स्क्वायर प्लस MgH2 माइनस MgH1। जहाँ वन वाला है उसको एक साइड करो, तो इसको फिर इसको और इसको एक साइड हम लिखते हैं, इधर लिखते हैं, तो हो जाएगा P1 A1 V1 डेल्टा टी प्लस हाफ m V1 स्क्वायर प्लस MgH1, और ये माइनस है P2, इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। P2 A2 V2 डेल्टा टी प्लस हाफ m V2 स्क्वायर प्लस MgH2। इसमें भी कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए।
बस बर्नौली इक्वेशन यही है। बस अभी थोड़ा एम को रीअरेंज करके बस वही क्या अच्छा क्या निकलेगा। अभी जो देख रही हो ना बर्नौली इक्वेशन जो बुकलेट में फर्स्ट पेज पे ही है, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही निकलेगा। और कैसे निकलेगा अभी मैं बता रहा हूँ, इसमें तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा देखो एक बार फिर से हम M1 M2 की बात करते हैं। तो M1 इक्वल टू कितना था, रो A1 V1 डेल्टा टी, याद होगा। और M2 इक्वल टू कितना था, रो A2 V2 डेल्टा टू। और दोनों तो इक्वल ही था, इसी तो A1 V1 आया है, A1 V1 इक्वल टू A2 V2 आया है, ठीक है। और इसी को हमने क्या लिया था, M ले लिया था, दोनों इक्वल था तो। अच्छा तो जहाँ 1 है, जैसे इस साइड में क्या है 1 है, तो M के जगह पे इसको पुट करो, और इस साइड क्या है 2 है, तो M के जगह पे इसको पुट कर देते हैं। दोनों तो इक्वल ही हैं, दोनों इक्वल ही हैं, क्योंकि M1 M2 M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M हमने लेट किया था। तो इसको तो P1 A1 V1 डेल्टा टी प्लस हाफ, अब इधर 1 है तो इधर हम क्या पुट करेंगे, इसको पुट करेंगे। तो रो A1 V1 डेल्टा टी इंटू V1 का स्क्वायर प्लस MGH, तो फिर लिखेंगे रो A1 V1 डेल्टा टी इंटू G इंटू H1। सर वो जो है वो तो प्रेशर ही है ना, P1 A1 का, वो भी डेंसिटी होगा। कौन डेंसिटी है, सर यही P1 A1 डेल्टा टी, ए पी नहीं है, रो है ये तो, वो तो प्रेशर है। जैसे प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, ये फोर्स अपॉन एरिया, वही लिखा था मैं। अच्छा ठीक है, उसके बाद में हम लिख देंगे P2 A2 V2 डेल्टा टी प्लस हाफ, मास में हम अब 2 वाला पुट करेंगे, तो रो A2 V2 डेल्टा टी इंटू V2 का स्क्वायर प्लस M, तो रो A2 V2 डेल्टा टी इंटू G इंटू H। अब देखो इसमें A1 V1 डेल्टा टी कॉमन है, और उसमें A2 V2 डेल्टा टी कॉमन है, और A1 V1 इक्वल टू A2 V2 अभी हमने प्रूव किया था। तो इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं A1, अच्छा करने दो। तो इसमें A1 V1 डेल्टा टी, तो यहाँ पे क्या बचेगा P1, फिर A1 V1 डेल्टा टी, तो हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस इसमें कितना हो जाएगा A1 V1 डेल्टा टी, तो रो H1 हो जाएगा। यहाँ से हमने कॉमन ले लिया A2 V2 डेल्टा टी, तो P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी एच, ये आ गया। बड़ा है ना डेरिवेशन, कोई बड़ा नहीं है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बताओ यस, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा स्टेप याद रखना पड़ेगा, एकदम 5 मार्क्स का आएगा ये क्वेश्चन। हाँ हाँ गलती से ना यहाँ से P1 या P2 उधर उधर हो गया, पूरी P1 को अगर रो लिख दिया तो P1 को कैसे रो लिख दोगे, फिर वो नहीं मैं थोड़ा ध्यान से लिखना, कुछ नहीं है ज़्यादा, कुछ नहीं है। हमने M1 M2 को ऐसे लिख दिया, वन साइड में है जिसको P1 V1 ऐसे लिख दिया। अच्छा ठीक है, अब अभी हमने प्रूव किया था A1 V1 इक्वल टू A2 V2, याद नहीं होगा। मेरे भी पेपर में आ गया, मैं कल पेपर है तो मैं उसके पेपर लिखती अच्छा ये आ रहा है तुम्हारे पेपर में, फाइनल में एकदम 100% लिख लो, अभी से ये याद आएगा। पूछो अगर क्या, अच्छा मार्च में है तो मार्च देखते देखते आ जाएगा कि कल पेपर है, ठीक है। अच्छा इसमें अब बताओ, इसमें अगर कोई डाउट्स है तो पूछो, इसमें से कोई डाउट्स है। अच्छा सुनो,
तो अब इसको और इसको कट कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने प्रूव किया है A1 V1 इक्वल टू A2 V2। तो कितना हो जाएगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2 H2 that means P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और यही बर्नौलीज इक्वेशन है। क्या किया लास्ट ईयर में? जैसे अभी हमने लिखा था A1 V1 इक्वल टू A2 V2 लिखा था ना, तो A भी इक्वल टू कांस्टेंट लिखा था। तो उसी तरह से ये P1 प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर इक्वल टू ऐसे कर दिया, इक्वल टू कांस्टेंट कर दिया। जैसे अभी हमने A1 V1 इक्वल टू A2 V2 लिखा था, फिर लिखा था A भी इक्वल टू कांस्टेंट। जैसे बर्नौलीज इक्वेशन है, जैसे क्या है वो केमिस्ट्री में बॉयल्स लॉ, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 P भी इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसे करते हैं ना। तो वही हमने कर दिया यहाँ पे, A1 वाला है A2 वाला है, दैट मीन्स इक्वल टू कांस्टेंट। 3 वाला भी लिख सकते हैं। और यही है बर्नौलीज इक्वेशन। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स हो गया, ठीक है। इसको अच्छी तरह से तो यही लिखाया था, सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट। क्या? अच्छा, बर्नौलीज इक्वेशन का काम मैं बता दे रहा हूँ। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है, जो पानी टंकी से पानी सप्लाई होता है ना घरों में, एक होता है ना एरिया में बड़ा सा पानी टंकी होता है, वहाँ से घरों में सप्लाई होता है। तो वो कैसे करता है, पाइप से नहीं तो उसको कैसे पता कि कितना देर तक हमको पानी सप्लाई करना है। तो नहीं सुनो, उसमें वहाँ पे यही यूज होता है। वहाँ पे एक वेंचुरीमीटर ट्यूब होता है, जिससे मान लो कि इस एरिया का पॉपुलेशन इतना है, हमको इतना क्यूबिक मीटर पानी हमको सप्लाई करना है, तो इसी से मेजर करके वो सप्लाई करता है वेंचुरीमीटर ट्यूब, और बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। और भी इसका यूज है, तो समझ गए ये क्या है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट, यही मैंने लिखाया था। और इसी फॉर्म को चलो रो जी एच से दोनों साइड डिवाइड करो, बोथ साइड डिवाइड करो। तो पहले डिवाइड तो करो, तो P बाई रोजी से दोनों साइड डिवाइड करो, तो P बाई रोजी प्लस हाफ V स्क्वायर अपॉन में G प्लस H इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। और इसी चीज़ को आगे हम ऐसे लिख सकते हैं, पर इतना ही तक करके तो इतना ही तक छोड़ना है, प्रूफ्ड आए तो इतना ही तक करके छोड़ देना है, ठीक है। दोनों साइड रोजी से हमने डिवाइड कर दिया, तो P रोजी प्लस V स्क्वायर अपॉन में 2G प्लस H इक्वल टू कॉन्स्टेंट में रोजी से हम अगर रो भी क्या है कांस्टेंट है 10⁻³ है, और जी भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। अब हमने डिवाइड करके इस फॉर्म में लिख दिया, इसको बोलते हैं प्रेशर हेड। चलो तुम लोग बस इतना ही तक करना, छोड़ इसको हटा, इतना ही तक करके छोड़ देना है, ठीक है। अब देखो इस क्या कुछ नहीं, इसको छोड़ दो, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH, रो है, P ऐसे है और रो तुम्हारा ऐसे है, तो P लग रहा है। चलो इसको मैं थोड़ा ऐसे कर दिया, रो क्या है, डेंसिटी,
मुझे खतरनाक भी हो रहा है। एकदम कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड, ग्रेविटेशनल हेड। चलो उसके बाद में लिखो एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलिस इक्वेशन, बर्नौलिस प्रिंसिपल। एक एप्लीकेशन है टोरिसेली लॉ। तेरे को ज्यादा लॉ नहीं है, हिंदी पढ़ा रहे हो मुझे नाम ही भूल रहा हूँ। देखो ऐसा है, जो भी एनसीईआरटी में वही पढ़ा रहा हूँ, ये एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा चलो पहले एक मिनट पहले रुक जाओ। चलो पहले लिख लो। अच्छा देखो अब इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे मान लो जैसे ऐसे मान लो कि कोई पाइप है, ठीक है, और ये तुम्हारा ग्राउंड लेवल है। जैसे इस पॉइंट का नाम दे दिया ए, और ये हाइट है तुम्हारा एच ए, और यहाँ पे प्रेशर है पी ए। इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया बी, और ये हाइट है तुम्हारा एच बी, और यहाँ पे प्रेशर है तुम्हारा पी बी, और वेलोसिटी है वी बी। यहाँ पे मान लो कि वेलोसिटी है वी ए, ठीक है। और एक इस पॉइंट को ले लो। किसी भी पॉइंट पे जब फ्लूइड फ्लो कर रहा हो तो हम बर्नौलिस इक्वेशन लगा सकते हैं। और यहाँ पे मान लो कि सी पॉइंट है और इसका है एच सी, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम ऐसे लिखेंगे पी ए प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर प्लस रो जी एच ए इज इक्वल टू पी बी प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर प्लस रो जी एच बी इक्वल टू किसी भी, जैसे सी पॉइंट है तो इसमें हम लिख सकते हैं पी सी प्लस हाफ वी सी स्क्वायर प्लस रो जी एच सी। कहीं भी किसी भी पॉइंट के लिए हम जब फ्लूइड मोशन में हो यानी कि लिक्विड मोशन में हो तो किसी भी पॉइंट के लिए हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। किसी भी सभी पॉइंट पे इक्वल होगा, ठीक है। अगर मान लो कि हॉरिजॉन्टल पाइप होगा तो उसके लिए हम क्या एच ए और एच बी क्या होगा, दोनों सेम हो जाएगा। तो उस केस में हम लिखेंगे पी ए प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर प्लस दिस, ऐसे लिखेंगे। और इस सब पे क्वेश्चन है, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। जैसे मान लो कि ऐसे हो जाए, जैसे कोई पाइप ऐसे हो जाए, जैसे ये तुम्हारा पॉइंट मान लो कि एक्स ले लेते हैं, ये वाई ले लेते हैं, और ये है तुम्हारा H1, ये है तुम्हारा H, ये भी क्या हो गया H1 ही हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल पाइप है। तो यहाँ पे मान लो कि वेलोसिटी V1 है और यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे वेलोसिटी V2 है और प्रेशर P2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। क्योंकि हाइट क्या है दोनों का सेम है, तो वहाँ भी रो जी एच वन तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली ये आ जाएगा इक्वेशन। और इस पे भी क्वेश्चन है, हाँ करवा रहा हूँ, ये सभी लिख लो, यही सब चीज़ वहाँ एप्लीकेशन में कराऊंगा। अच्छा अब इसका एप्लीकेशन कुछ जो होता है अभी तुम लोग जानते भी हो। अच्छा ये बताओ, मेट्रो के पास जाते हो, मेट्रो स्टेशन पे बार बार अनाउंस होता है कि कृपया येलो लाइन से पीछे रहे, ऐसा क्यों? क्या क्यों क्यों बोलता है क्या? तो उससे क्या होगा, स्पीड से आ रही है या बहुत तेज से गाड़ी जाती रहती है। अच्छा ये भी देख लो बर्नौलिस इक्वेशन में। अच्छा मान लो कि जहाँ पे वेलोसिटी कम होगा हॉरिजॉन्टल पाइप में, जैसे सेम हॉरिजॉन्टल में जहाँ पे वेलोसिटी कम होगा वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगा वहाँ पे प्रेशर कम होगा। ये बात समझ लिए। अभी बहुत सारा एप्लीकेशन मैं बताऊंगा, हवाई जहाज में एप्लीकेशन है इसका, मेट्रो में एप्लीकेशन है। और कैसे, तो मेट्रो में ये बताया जाता है कि कृपया पीली लाइन से पीछे रहे, येलो लाइन से बिहाइंड रहे। कैसे क्यों?
बताओ क्यों कहा जाता है? मान लो कि मेट्रो वहाँ से जा रही है, हम तो यहाँ पे खड़े हैं, हमारे मेट्रो हमारे ऊपर से थोड़ी चढ़ जाएगी, मेट्रो तो वहाँ से जा रही है, हम रेल पे थोड़ी खड़े हैं, क्यों बोला जाता है ऐसे? बताओ, कुछ रीजन बताओ, इसका अप्लाई करो। अच्छा सुनो, मैं बताता हूँ, जब मेट्रो जाती है तो वहाँ पे एयर का स्पीड क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, तो वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा? कम कम हो जाएगा। जैसे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, हमारे आगे से मेट्रो जा रही है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा? कम और हमारे पीछे प्रेशर क्या है? ज्यादा ज़्यादा है, तो हमारे ऊपर नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? पीछे की तरफ आगे आगे की तरफ लगेगा। प्रेशर का फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू ए। तो यहाँ पे पी इंटू ए ज़्यादा लगेगा, यहाँ पे कम लगेगा, तो हमारे ऊपर नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लग जाएगा? मेट्रो साइड में। यही फिजिक्स का एप्लीकेशन, इसीलिए बोला जाता है कि कृपया येलो लाइन से दूर रहें। यही रीजन है कि जैसे बहुत तेज से एक गाड़ी जा रही है तो वहाँ पे स्पीड कम हो जाएगा, तो वहाँ पे स्पीड कम हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और हम यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ पे प्रेशर आगे प्रेशर कम, पीछे प्रेशर ज़्यादा, तो हमारे ऊपर नेट फोर्स। देखो यहाँ पे, इसको देख लो, वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अच्छा एक और चीज़, एक आंधी के दिनों में जब बहुत तेज आंधी चलती है तो जो रूफ होता है या जो टीना का सेट टीन सेट होता है, ऊपर उड़ता है या नीचे उड़ता है? ऊपर उड़ता है। ऐसा क्यों? ऊपर ही क्यों उड़ता है? तूफान होते हैं वो यहाँ पे इतने तेज चल रहे होते हैं। तो यहाँ भी देखो, अच्छा ऊपर तेज बहुत हवा चल रहा है तो वहाँ ऊपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नीचे घरों में तो एयर नहीं चल रहा है, यहाँ पे प्रेशर क्या रहेगा? ज़्यादा। तब उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। इसीलिए वही बर्नौली इक्वेशन ही है। अभी हवाई जहाज में बताऊंगा, जो इतना डैम होता है ऊपर के, हाँ, हवाई जहाज में भी होता इसका होता है, अभी सब चीज़ मैं बताऊंगा। तो सुनो, मैं बता रहा हूँ कि ये पूछ रही थी कि ये किस काम का है, समझ गई इसका इम्पोर्टेंस? बहुत ही अच्छे से। हाँ, तो मेट्रो में जाके समझाना कि येलो लाइन से पीछे रहो, उसको फिजिक्स समझाना कि क्यों। इसी तरह से क्या देखो ऐसा है कि थी प्रेसिडेंट हाउस के पीछे है क्या? मुगल गार्डन, ठीक है, मुगल गार्डन है, नहीं फरवरी में खुलता है जनरल लोगों के लिए, सब लोगों के लिए। तो वहाँ पे मैं गया था लगभग 15-16 में गया था। तो वहाँ पे गया था तो एक वाटर बनाया हुआ था, वाटर के अंदर एक बल्ब लगा हुआ था, स्टीम, इतना बड़ा स्टीम का लाइट निकल रहा था। सभी लोग वहाँ पे कह रहे थे क्या, और देखो तो कितना बड़ा लाइट लगाया हुआ है, कितना बड़ा लाइट लगाया हुआ है, कितना बड़ा बल्ब लगाया हुआ है। जैसे एक सर्कुलर है, अच्छा हटा दिया, एक सर्कुलर शेप में, जैसे एक सर्कुलर शेप में इससे लाइट निकल रहा था, और वो बेस्ड ऑन द TIR था। तुम लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। जैसे अगर लाइट को, अगर बल्ब को हम नीचे रख दें तो उससे जो, अगर एक छोटा सा बल्ब को भी हम वाटर के नीचे रख दें तो उससे जो लाइट निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर शेप का फॉर्म निकलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे समझ रहे थे कि देखो कितना बड़ा बल्ब लगाया, लेकिन मैं तो समझ गया था कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब तुम लोगों को समझ में आएगा कि क्यों बोलता है कि मेट्रो लाइन में कि कृपया पीली लाइन से पीछे रहें। अच्छा समझ गई कि घर में जो टीन शेड होता है वो ऊपर उड़ता है, नीचे क्यों उड़ता है। अभी हवाई जहाज का भी कराऊंगा, ठीक है। चलो लिखो एप्लीकेशन, समझ गए ना एप्लीकेशन क्या करना है। उसके बाद में लिखो टोरिसेली लॉ ऑफ इफ्लक्स, टोरिसेली लॉ, TORRICELLI, पोस्ट ऑफिस से लॉ, डेरिवेशन नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल है, है। सी डबल एल के बाद क्या है? मैं लिख दे रहा हूँ। चलो ये सब नोट कर लो, ये सभी नोट कर लो, ये सब चीज़ का यूज करूंगा जब न्यूमेरिकल बनाऊंगा ना, तो ये सब चीज़ यूज करूंगा, ठीक है।
देखो यहाँ पे जो फिगर बना हुआ है, इसी फिगर को हमको लिखना है। जैसे इसमें एक फिगर बनाया हुआ है, गेट से ये अंदर क्या बना रहे हो? लिक्विड है। अब जैसे जो घर के छत पे जो टंकी लगा होता है, उससे पानी कैसे, उस पानी जो निकलेगा उसका स्पीड कितना होगा, तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो। नहीं सर, रहने दो, अभी नहीं करना। हाँ? डिपेंड करता है कितनी तेज है। अच्छा चलो, तो वो सब मैं बता रहा हूँ अभी तुम देखो, ए तुम्हारा हाइट है h, ठीक है, और ए है तुम्हारा y1 और ए है तुम्हारा y, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? पी नॉट ये एटमॉस्फेयर में खुला हुआ है, नहीं खुला हुआ है, तो यहाँ पे कुछ प्रेशर होगा। यहाँ पे तो एयर कुछ होगा ना, एयर होगा तो एयर तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा तो है नहीं। यहाँ पे प्रेशर है, अगर ओपन होता तो वहाँ पे प्रेशर कितना होता, पी नॉट। अच्छा, यहाँ पे प्रेशर कितना है जल्दी बता दो। ये तो एटमॉस्फेयर में खुला हुआ है, तो इसमें नेम क्या दिया हुआ है, जिसको 2 लिया हुआ है और इसको लिया हुआ है 1, और यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा, पी नॉट। ऐसे 1 2 है, ए बी सी लिख दो। यहाँ से पानी बाहर जा रहा है और यहाँ से पानी नीचे आ रहा है, तो फ्लूइड क्या है, मोशन में है, तो बर्नौलिस इक्वेशन हम लगा सकते हैं। और बर्नौलिस से ए तुम्हारा क्या है, ग्राउंड लेवल है। तो जैसे 2 के लिए लगाते हैं तो कितना लिखेंगे, यहाँ पे प्रेशर मान लो कि P है, तो पहले लिख दो P2 रो जी Y2 Y है, Y2 है, कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं, तुम कुछ भी ले लो, उससे क्या फर्क पड़ेगा। Y2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, यहाँ पे मान लो कि स्पीड कितना है, V2 है, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, इस पॉइंट 1 पॉइंट के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, PA प्लस रो जी Y1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। अभी हमने बताया था कि किसी भी पॉइंट के लिए जब फ्लूइड मोशन में हो तो हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक इस पॉइंट के लिए लिख दिया, एक इस पॉइंट के लिए लिख दिया, दोनों ग्राउंड लेवल से कितना हाइट पे है, ए Y1 हाइट पे है, ए Y2 हाइट पे है, दोनों जगह हमने लिख दिया, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा चलो अच्छा ये बताओ कि इसका अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ज़्यादा रख देंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है, चलो ठीक है। और यहाँ पे प्रेशर कितना है, पी नॉट है, तो यहाँ पे प्रेशर हमने पी लिया, तो पी प्लस इसी चीज़ को मैं फिर से लिख रहा हूँ, रो जी Y2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर इजकल टू, यहाँ पे लिख देंगे पी नॉट प्लस रो जी Y1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। हमको यहाँ पे स्पीड निकालना है, यहाँ पे स्पीड निकालना है कि V1 कितना होगा, ठीक है। अच्छा, तो V1 को तो सबको इधर लाओ, तो इसमें हम लिख सकते हैं P माइनस पी नॉट प्लस रो जी कॉमन ले लो, तो इसमें कितना हो जाएगा, Y2 माइनस Y1, और इसमें हम लिख सकते हैं प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर इजकल टू हम लिख देते हैं हाफ रो V1 स्क्वायर। अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल a है, तो हम लिख सकते हैं कैपिटल A V2 इजकल टू स्मॉल a इंटू V1 लिख सकते हैं, A1 V1 इजकल टू A2 V2 लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें कंडीशन A है कि A इज मच मच ग्रेटर देन A, तो V2 क्या होगा, मच मच लेस देन V1 होगा, यानी कि V2 को हम अप्रोक्सीमेटली 0 ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है, तो हम लिख सकते हैं फाइनली P माइनस पी नॉट, और ये मान लो Y2 माइनस Y1 कितना होगा, देख के बताओ इसमें, Y2 माइनस Y1, तो इसमें हम लिख सकते हैं रो जी एच प्लस इसको तो हम 0 ही कर देंगे इजक्वल टू हाफ
रो v1 स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2p माइनस पी नॉट प्लस रो जी एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो v1 स्क्वायर हो जाएगा, रो से डिवाइड कर दो तो v1 स्क्वायर हो जाएगा, तो v1 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2p माइनस पी नॉट प्लस 2, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2 यहाँ भी होगा, प्लस 2 रो जी एच अपॉन में रो, बस यहीं आ जाएगा। अब देखो सुनो, एक आईआईटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a/3 है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, तो हमने जो यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया उसको कंसीडर करना पड़ेगा, समझ गई। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्रॉस सेक्शनल एरिया a, यहाँ पे दिया हुआ है a/3, तो a/3 तो बहुत बड़ा है, बहुत छोटा नहीं है a के कंपेयर में, तो उसमें कोई हम नहीं करेंगे, सबको जैसे a1 v1 को इसमें अब हमको v1 निकालना है, तो हम v2 को क्या करेंगे, a1 a v अपॉन में इतना करके यहाँ पे पुट करके सोल्व करेंगे वहाँ पे। चलो ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऐसा सिंपल है, कुछ नहीं है, हमने 2 जगह लगा दिया। बर्नौली इक्वेशन तो पक्का आएगी, अब इसका पक्का नहीं, पता नहीं है, आ भी सकता है, और कुछ नहीं है, एक बार यहाँ के लिए बर्नौली इक्वेशन लिख दिया, एक बार यहाँ के लिए बर्नौली इक्वेशन लिख दिया, और हमने कुछ नहीं किया। अभी तो हम अभी बताए थे कि कहीं भी किसी भी पॉइंट के लिए लिख सकते हैं, हमको देखना है कि वो पॉइंट ग्राउंड लेवल से कितना हाइट पे है, वहाँ पे प्रेशर क्या है, वहाँ पे वेलोसिटी क्या है, ठीक है, यहाँ पे तो कोई डाउट्स नहीं है। अच्छा छोटा सा आप करना है फॉर ओपन टैंक, सुनो बस एक करेंगे ओपन टैंक, सुनो 1 मिनट, यहाँ पे लिख देना है फॉर ओपन टैंक, जब ये मान लो कि ओपन होगा तो यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा, पी नॉट, तो पी नॉट दोनों इक्वल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, रो से रो कट जाएगा, अंडर रूट 2gh हो जाएगा, बस यही करना है। अब लिखो, इतना लिख दी तो लिख लो फॉर ओपन टैग, क्या क्या करूं, बस 1 मिनट का और काम है, यहाँ पे फॉर लिख लो, फॉर ओपन टैग, हाँ टैंक, क्या तो लिखा, उसमें तो लिखा ही हूँ, सब कुछ तो बुकलेट में है, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी नॉट हो जाएगा, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2gh, V इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2gh, रो से रो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2gh हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा डायनेमिक्स। अब एक और चीज बताना है, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, हैं कौन, वो सब चीज एनसीईआरटी में नहीं है। अच्छा अब उसके बाद में देखो, वो सब भी कराऊंगा, क्वेश्चन में कराऊंगा अभी, ठीक है, क्वेश्चन में कराऊंगा। अब उसके बाद में है एक एरोफॉइल, वही है जैसे एरोप्लेन में कैसे यूज करते हैं, तो ये जो होता है ना वो डैन विंग्स, उसके ऊपर स्पीड क्या होता है, ज़्यादा होता है, और नीचे स्पीड क्या होता है, कम होता है, तो ऊपर स्पीड ज़्यादा हो जाएगा तो ऊपर में प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और नीचे में प्रेशर ज़्यादा है तो उस पर नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। ये भी बर्नौली इक्वेशन है। तुम लोग ये बोल रहे थे कि ये तो यूजलेस है, क्या यूजलेस है, अभी कितना इसका यूज बता दिया, क्या। अच्छा देखो अब समझ में, ये 2 ही बस, इसके बाद में यही एक 2 डेरिवेशन है जो थोड़ा मुश्किल है, और उसके बाद में और कोई मुश्किल डेरिवेशन नहीं है। बताओ इसमें अगर कोई डाउट्स है तो पूछ लो। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है।